Welcome everyone. This is the 11th session of electrostatics. 11th session. अभी तक टोटल हमने 10 सेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कंप्लीट कर चुके हैं एंड वी हैव स्टडीड ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्लोजर. हम थोड़ा आखिरी की तरफ इसमें पहुंच रहे हैं. लास्ट सेशन में हमने पोटेंशियल क्या होता है इस कॉन्सेप्ट को समझा था. पोटेंशियल हमने पॉइंट चार्ज के लिए कैसे लिखते हैं, रिंग के लिए कैसे लिखते हैं, डिस्क के लिए कैसे लिखते हैं, ये सारी चीजें हमने जानी. We came out with formula as well. Then we spoke about the interrelation between potential and electric field कि वो दोनों एक दूसरे से related कैसे हैं. And then हमने देखा कि potential से field कैसे निकालते हैं और field से potential कैसे निकालते हैं. ये सारी चीजें हमने जानने की कोशिश की है. यहाँ पर हम जानेंगे एक नया कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए और जानते हैं इसके बारे में. एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं एंड दैट इज कॉल्ड एज इक्वी पोटेंशियल सरफेस. इक्वी पोटेंशियल सरफेस नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए. जब मैं कह रहा हूं इक्वी यानी इक्वल, पोटेंशियल यानी कि जहां पर पोटेंशियल इक्वल हो, सरफेस यानी वो सरफेस जिस पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल हो, उसे हम कहेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस. अगर आप इसको डेफिनेशन से जानना चाहेंगे तो डेफिनेशन से आप इसे जानना चाहेंगे तो डेफिनेशन से हम कहते हैं इट इज बेसिकली लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स whose potential are equal. यानी वो हर एक पॉइंट को अगर आप कंबाइन कर लेंगे जिनका पोटेंशियल सेम होता है तो आपको मिल जाएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस. तो अब ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता कैसे, इसकी प्रॉपर्टीज को जानने की कोशिश करते हैं. सबसे पहली प्रॉपर्टी जानते हैं कि क्या होगा. सो विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस. नाउ प्रॉपर्टीज जानते हैं. सबसे पहला, अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है देन पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट्स आर इक्वल. सो यू कैन से दैट पोटेंशियल एट एनी टू पॉइंट्स आर इक्वल. किसी भी दो पॉइंट के अक्रॉस आपका जो पोटेंशियल होगा वो इक्वल होगा, वो सेम होगा. यानी कि मान लीजिए ये आपका अगर एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, जो मैं बना देता हूं इस तरह से, मैंने एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना दिया. इसमें आप दो पॉइंट ले लो, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. देन द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी. ये हमारा पहला प्रॉपर्टी बता रहा है. इसी से मैं एक और अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकता हूं. हमने वर्क पर एनर्जी पढ़ रखा हुआ है और वर्क पर एनर्जी कहता है दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी is equal to negative of the work done, or you can say is equal to negative of the work done by a conservative force in taking the charge from A to B. ये दे रखा है हमें. एंड एक और चीज हम जानते हैं यहाँ पर वर्क पर एनर्जी से, एंड दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम A to B can also be written as work done by an external force in taking the charge from A to B. ये दोनों प्रॉपर्टीज हम जानते हैं. इसको अगर मैं यहां पर अगर प्रॉपर तरीके से लिखो तो मुझे क्या समझ में आता है, therefore change in potential energy in taking the charge from A to B, यानी A से B अगर किसी चार्ज को हम धीमे धीमे लेकर जाएंगे तो उसकी जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम A to B, and that is equal to negative of the work done by a conservative force. यहां पर वो जो conservative force है वो हमारा हो जाएगा electric field in taking the charge from A to B. ये हुआ work per energy से हमने लिखा. इसको कैसे लिखा? We wrote this by using the concept of work power energy. बहुत ही fundamental concept है work power energy का, which you should remember. Now, आपको पता है change in potential energy. You know that चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज, जिस चार्ज को हम मूव कर रहे हैं, जिसको मैं स्मॉल क्यू मान लेता हूं. मतलब ऐसे दिखा रहा हूं कि दिस इज द पाथ और इसके थ्रू मैं इस स्मॉल क्यू चार्ज को लेके जाना चाहता हूं इस सरफेस के ऊपर. सो दैट विल बी क्यू इनटू डेल्टा वी. इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. तो मैंने लिखा देयरफॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी in taking the charge from A to B
is equal to q times change in potential in taking the charge from A to B. change in potential को मैं लिख सकता हूं q टाइम्स पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल क्या होगा, A से B लेकर चले गए ना, तो फाइनल पोटेंशियल इज VB माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज VA. तो ये आपका हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल, और चेंज इन पोटेंशियल कितना है, दे आर इक्वल, सो द चेंज इन पोटेंशियल इज 0. यानी कि आप अगर किसी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर मूव करेंगे, आप किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मूव करेंगे तो आपका चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, 0. चेंज इन पोटेंशियल इज 0. देयरफॉर आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0. देयरफॉर ऐसा करने के लिए वर्क कितना रिक्वायर्ड होगा, द आंसर इज 0. कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अगेन द आंसर इज 0. सो द पॉइंट इज कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे सिंस हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर धीमे धीमे मूव करने के लिए कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती. ना ही एक्सटर्नली कोई मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, ना इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, ना पोटेंशियल एनर्जी नहीं बदलेगा. क्यों ऐसा होगा, क्योंकि पोटेंशियल ही नहीं बदला था. वो सारी चीजें हमने यहां पर डेराइव किया, और ये कॉन्सेप्ट हमारा समझ में आया हमारे फर्स्ट प्रॉपर्टी से कि पोटेंशियल एट एनी 2 पॉइंट्स ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस विल रिमेन सेम. क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स whose potential are equal. लोकस मतलब कलेक्शन, हर एक पॉइंट्स जिसका पोटेंशियल सेम है उसको कलेक्ट कर लो, आपको मिल जाएगा सरफेस, दैट विल बी कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस. इसे कॉपी करिए. चलिए सेकंड प्रॉपर्टी जानते हैं. हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी जाना इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, एंड दैट इज दैट every point on the equipotential surface will have the same potential. हर एक पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल सेम होगा. दूसरा पॉइंट जानते हैं. दूसरा पॉइंट कहता है, ये जो दूसरा प्रॉपर्टी है ये कहता है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस. ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होगा. ये चीज बताने की कोशिश कर रहा है. इसको प्रूफ कर सकते हैं, बट उसको प्रूफ करने से पहले जो है मैं आपको इसका डायग्राम बता देता हूं कैसा होगा. लेट्स से ये आपका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर होगा. इट विल नेवर बी एट एंगल, इट विल नेवर बी एट एंगल. ये सही है. अगर आप ऐसा बोलते कि ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, मेकिंग एन एंगल थीटा, तो मैं आपसे कहता दैट यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता. आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, तो ये गलत हो जाएगा. ठीक, अब इसको मैं प्रूफ करता हूं. कैसे, तुम्हें वो याद होगा कि अपन इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल कैसे निकालते थे. फॉर्मूला लिखाया था मैंने आपको लिखाया था दैट देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला व्हिच सेज dv इज इक्वल टू E डॉट माइनस dr, और इसको लिख सकते हो E डॉट dr लिख दो, या इसको लिखो माइनस E डॉट dl, जैसे लिखना चाहे लिख सकते हो. अब यहां पर इफ आई मेड अ मिस्टेक, ध्यान से पहचान पा रहे हो, मैंने पोटेंशियल के ऊपर वेक्टर बना दिया, जो कि बहुत गलत है क्योंकि पोटेंशियल तो स्केलर होता है. तो देयरफॉर, और यहां पर लिखते हैं, ये रिलेशन हमें पता चल गया. तो अगर मैं बोलूं इफ वी आर मूविंग ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर आप किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मूव कर रहे हैं, इसका मतलब देयरफॉर dv इज ऑन सरफेस, यानी कि आपका चेंज इन पोटेंशियल आप सरफेस पर स्टडी कर रहे हो. देयरफॉर जो dl है, ये जो आपका लेंथ का एलिमेंट है, इज ऑल्सो ऑन सरफेस. आपका चेंज इन पोटेंशियल, आप क्या कर रहे हो, dl का मतलब क्या होता है, मूव करना, dv का मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल. तो आप किस पे मूव कर रहे हो, आप मूव कर रहे हो सरफेस पे, सो dl इज ऑन सरफेस.
क्या बदल रहा है? पोटेंशियल. सो dv इज ऑल्सो ऑन सरफेस. लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो भाई हमने पढ़ रखा हुआ है दैट द वैल्यू ऑफ dv इज इक्वल टू 0. तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे dv का वैल्यू 0 होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? दैट देयरफॉर E डॉट dl इक्वल टू 0. ये निकल कर आ गया. अच्छा, E डॉट dl का मतलब क्या है? E is perpendicular to dl. डॉट प्रोडक्ट 0 का मतलब क्या होता है? द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर. तो अगर E dl से परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या है? dl क्या था? सरफेस पे था, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से परपेंडिकुलर है. तो इसको हमेशा ध्यान रखना दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस. ये हो गया हमारा दूसरा प्रॉपर्टी. और इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर मैं आपके सामने कुछ डेमोन्स्ट्रेशन, कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस बना के दिखाना चाहूंगा. एंड हाउ विल दे लुक लाइक? लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड. ये मैं यहां पर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाने जा रहा हूं. मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाऊंगा और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में जब बना दूंगा तो उसके बाद आपको पॉज करके खुद से इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है. बना पाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं बना पाए तो कोई दिक्कत नहीं है. मैं पहले आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना देता हूं. फर्स्ट केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपका ऐसा दिख रहा है. ये आपका फर्स्ट केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है. दूसरे केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है. तीसरे केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, ये थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूं, मुझे स्पेस चाहिए, इतना पार्ट रब कर रहा हूं ना. इसको फिर से लिख देता हूं. देयरफॉर E डॉट dl इक्वल टू 0, देयरफॉर E इज परपेंडिकुलर टू dl. ठीक है. अब यहां पर मैं थर्ड केस बना रहा हूं. थर्ड केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने जा रहे हैं. ये आपका लेट्स से प्लस चार्ज था, ये माइनस चार्ज था, तो हमने यहां पर बना रखा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. ऐसे होते हैं. ये हमने पढ़ रखा है, बिगनिंग के क्लासेस से पढ़ा था हमने ये सब कुछ. ये आपका तीसरा केस हो गया. ठीक है. तो अब जो है वीडियो को कर दो पॉज. वैसे 4 केस है, पहले 3 आप बनाओ, चौथा होमवर्क दे रहा हूं. वीडियो को कर दो पॉज और आप जो है इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखते हुए इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने की कोशिश करो. द कॉन्सेप्ट रिमेन्स सेम दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमेशा परपेंडिकुलर होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस और इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. पॉज द वीडियो, बनाओ इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसके बाद रिज्यूम करो. ऑल राइट. तो अब मैं बनाऊंगा, ब्लू कलर से बना रहा हूं, खुद समझ में आ जाएगा. ये ब्लू कलर से देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा होगा. कहने का मतलब ये है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ऐसे बहुत सारी. ये रहा आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस. देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से परपेंडिकुलर पॉइंट को जोड़ा तो ये सरफेस मिल गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस. सो यहां पर आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा दिखता है? यहां पर जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो इट लुक्स लाइक अ प्लेन. यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका एक प्लेन के फॉर्मेट में आ गया. राइट. ब्लू कलर से दिखा रहा हूं. दूसरा देखो, कॉमन सेंस, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल हो जाएगा. ये हो गया आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस. वेरी नाइस. वाई? देखो 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड सो ऑन. यहां पर आपका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा दैट इज गोइंग टू बी स्फेरिकल इन नेचर. ध्यान रखेंगे इसको. ये बनाओ, बनाने की कोशिश करो. अगर बनाओगे ठीक तरीके से तो बन जाएगा. वोंट लुक दैट डिफिकल्ट. तो ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा. देखना, आपका यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा दिखेगा, यहां स्फेरिकल होगा,
यहां भी स्फेरिकल होगा, यहां भी स्फेरिकल होगा, यहां स्फेरिकल होगा, यहां स्फेरिकल होगा और यहां भी स्फेरिकल होगा एंड सो ऑन. नाउ द पॉइंट इज कि बॉस वो भी स्फेरिकल, ये भी स्फेरिकल, बट इफ यू नोटिस द डिफरेंस, देन द डिफरेंस इज कि इसमें सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस आर इक्वली स्पेस्ड, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड. लेकिन यहां तुम देख रहे हो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां पर जो है दूर दूर है, यहां पर पास पास है, यहां पर दूर दूर है, यहां पर पास पास है. नाउ व्हाई इज दैट हैपनिंग? ये चीज आपको थोड़ी देर में समझ में आएगी जब हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी को जानेंगे. तो अभी के लिए इस डायग्राम को नोट करो, जब थर्ड प्रॉपर्टी बताऊंगा तो ये समझ में आएगा. मैं अभी से बता दे रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, याद रखना. जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के बगल 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 में आते हैं. जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के बगल बगल में आते हैं. या देखो एकदम बगल बगल में, क्योंकि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर है. ये थर्ड प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले थे, लेकिन अभी इसको नोट करो. तो इसको नोट करो, तब तक मैं आपको चौथा क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं. इसमें आपको खुद बनाना है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, नहीं नोट किया है तो वीडियो पॉज करके नोट करो प्लीज. ओके ये फोर्थ वाला केस मैं आपके सामने रख रहा हूं. उस केस में मैंने दोनों ही चार्ज को पॉजिटिव ले लिया है. ठीक है, पूरा काम आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी खुद बनाओगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस भी खुद बनाओगे. नोट कर लो, ये होमवर्क के तौर पे है, अगली क्लास में बताऊंगा. चलिए अभी हम थर्ड प्रॉपर्टी जानते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की. और वो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? वो जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा. यस, वो थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इक्वी पोटेंशियल surfaces are closely spaced in electric field or in region having high electric field and vice versa. कहने का मतलब यह है कि जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, वहां पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो एक दूसरे के बगल 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 में होंगे, वेरी क्लोजली स्पेस्ड, दूर दूर नहीं रखेंगे, पास पास में रखेंगे. जो भी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले किया, थर्ड वाला जो आपने बनाया था ना, प्लस माइनस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने बना दिया था, बोला था आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस बनाओ, वहीं पर ये लॉजिक यूज हुआ था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो हायर इंटेंसिटी, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, वहां पर आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है क्लोजली स्पेस्ड होता है. एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा कहने का मतलब क्या है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी, वहां पर आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर 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 स्पेस्ड होगा. दैट इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू टेल यू. और आप इसको प्रूव कर सकते हैं बड़ी आसानी से. एंड हाउ डू यू डू दैट? सी, आपने पढ़ रखा हुआ है दैट वो हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ रखा हुआ था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने आपको बताया था. इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिटन एज माइनस dv बाय dr. इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिटन एज माइनस dv बाय dr. ये मैंने आपको लिखकर सिखाया था, कन्वर्जन दिखा था ना हमने, पोटेंशियल से फील्ड एंड फील्ड से पोटेंशियल. तो दिस इज पोटेंशियल से फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाता है. अब यहां पर अगर आप देखोगे तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr. dr का मतलब क्या है? दिस dr का मतलब होता है मूवमेंट. दिस dr का मतलब होता है मूवमेंट. यानी कि आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर बहुत करीब करीब है तो ये dr की वैल्यू कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा. अगर आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर है तो इस dr की वैल्यू ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी. तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी. चलिए अभी हम जानने की कोशिश करते हैं हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी. द फोर्थ प्रॉपर्टी सेज, चौथा प्रॉपर्टी कहता है दैट इक्वी पोटेंशियल
surfaces can never intersect. इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। मैंने बताया था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये आपका पहला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, राइट। ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट हो गया तो एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी। और मैंने बोला था ये गलत है कि एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन कैसे हो गई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। उसी तरह से अगर आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट कर गया, तो मान लो ये आपका सरफेस 1 है, इक्विपोटेंशियल सरफेस 1, ये आपका सरफेस 2 है, इक्विपोटेंशियल सरफेस 2। तो एक ही पॉइंट पर 2 के अकॉर्डिंग लिखोगे तो पोटेंशियल V2 होता है, और 1 के अकॉर्डिंग लिखोगे तो पोटेंशियल V1 होता है। तो एक ही पॉइंट पर दो पोटेंशियल वैल्यू कैसे आ गई? इक्विपोटेंशियल सरफेस था ना बॉस, तो एक ही पॉइंट पर दो पोटेंशियल की वैल्यू कैसे आ गई? इट हैज टू बी ओनली वन वैल्यू, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे से कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट। प्लीज इसको नोट कर लो। अभी जस्ट हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। थर्ड प्रॉपर्टी ने ये कहा कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अगर क्लोजली स्पेस्ड हो तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अगर फार्सली स्पेस्ड हो, थोड़ा सा दूर दूर हो, दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, देन इन दैट केस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज थोड़ा सा कम, राइट। उस प्रॉपर्टी के ऊपर आई एम गिविंग यू दिस क्वेश्चन। These are different equipotential surfaces. The first equipotential surface हर पॉइंट पे 50 वोल्ट, the second equipotential surface हर पॉइंट पे 40 वोल्ट, थर्ड equipotential surface, फोर्थ equipotential surface, फिफ्थ equipotential surface। आपको यहां पर एक कंपैरिजन करना है। मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज EA, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B इज EB, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C इज EC। आपको मुझे यह बताना है कि इन तीनों वैल्यूज में कौन सी वैल्यू ज्यादा है। बेसिकली यू आर सपोज टू कंपेयर द मैग्नीट्यूड। लॉजिक क्लियर हुआ? इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर गिवन, द रिस्पेक्टिव पॉइंट्स आर गिवन, द इक्विपोटेंशियल वैल्यूज आर आल्सो गिवन, 50, 40, 30, 20 एंड 10 वोल्ट। यू आर सपोज टू टेल मी इन द गिवन रीजन आई हैव गिवन यू 3 पॉइंट्स A B C, तो तीनों की इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या होगा? नॉट द एग्जैक्ट रिलेशन बट द कंपैरेटिव रिलेशन, यानी कौन ज्यादा होगा कौन सा कम होगा। पॉज द वीडियो एंड देन रिज्यूम। चलिए अटेम्प्ट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को किया कैसे जाता है, ध्यान से समझना। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे किया जाएगा। व्हाट्स द कॉन्सेप्ट व्हिच इज रनिंग बिहाइंड दिस? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो हम लिखते हैं -dV/dr। इसी तरह से dV/dr कहने का मतलब है मैग्नीट्यूड। अगर देखोगे आप, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखोगे, चलो इसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ मैग्नीट्यूड देखोगे तो आपको दिखेगा dV/dr दिखेगा, वेयर दिस इज, यहां पर आपको देखना होगा कि दिस इज चेंज इन पोटेंशियल, दिस इज चेंज इन पोजीशन। पोजीशन में कितना बदलाव, पोटेंशियल में कितना बदलाव अपॉन पोजीशन में कितना बदलाव। तो यहां पर देखो, जो 3 पॉइंट्स के बारे में आप समझना चाह रहे हो, उन 3 पॉइंट्स को प्लॉट कर लो। अगर आप देखेंगे ये आपका पॉइंट A है, ये आपका पॉइंट C है, ये आपका पॉइंट B है, राइट। अब इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस को देखना बॉस, इक्विपोटेंशियल सरफेस को देखना। अब यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस देखो, ये वाला जो पॉइंट A है, ये वाला जो पॉइंट A है, ये जिस पोटेंशियल सरफेस पे लाई करता है उसका पोटेंशियल है 40 वोल्ट। ये वाला जो पॉइंट C है, ये जो है आपका 30 वोल्ट और 20 वोल्ट के बीच में लाई करता है, राइट। और ये वाला जो पॉइंट B है आपका, वो 20 वोल्ट और 10 वोल्ट के बीच में लाई करता है। इनफैक्ट लेट अस नॉट नोट दिस, इसके बगैर ही शायद हम इस क्वेश्चन को कर लें। कैसे करना होगा समझना। अगर आप देखेंगे कि इस डायरेक्शन में जब आप मूव कर रहे हो, व्हेन यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम चल रहा है, 50-40, यानी कि इसके बीच में डिफरेंस कितना, 10 वोल्ट का। 40-30, इसके बीच में कितना डिफरेंस, 10 वोल्ट का।
30-20 इसके बीच में कितना डिफरेंस? 10 वोल्ट का। 20-10 इसके बीच में कितना डिफरेंस? 10 वोल्ट का। यानी कहीं ना कहीं इन दिस कंपैरिजन E इज इक्वल टू dV अपॉन dr। इसमें मैं कह सकता हूं दैट dV इज इक्वल टू 10 वोल्ट, ये तो आपका कांस्टेंट है, यानी कि आपका चेंज इन पोटेंशियल जो है वो हर जगह पर सेम है, यानी कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr। अब dr क्या होगा? dr इज बेसिकली चेंज इन पोजीशन, जिस चेंज इन पोजीशन इज आल्सो द separation between equipotential surface. This change in position is also the separation between the equipotential surface. That is what it has given to us. So अब यहां पर अगर आप देखेंगे सेपरेशन वक्त के साथ कम हो रहा है, यहां सबसे ज्यादा सेपरेशन था, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ। इसका मतलब क्या है? जब मैं राइट में आगे बढ़ रहा हूं तो dr की वैल्यू कम हो रही है, यानी मैं जब राइट में आगे बढ़ रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है। तो इससे मैं क्या कह सकता हूं? दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट B is greater than electric field at C is greater than electric field at A. That is the answer. Please इसको नोट कर लो। पिछले कुछ सेशंस में हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में समझा, बट उससे थोड़ी देर पहले we spoke about electric potential for a point charge, for a ring, for a disk, right? बट हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शेल के लिए निकालना है, सॉलिड स्फीयर के लिए निकालना है, जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। तो अभी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने जा रहे हैं फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। कुछ पॉइंट्स है जिस पे ध्यान देना होगा। यूनिफॉर्मली फर्क पड़ता है, स्फेरिकल शेल, ठीक है? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। आप एक काम करिए, आप इसको भी जो है नॉन कंडक्टिंग मान लीजिए। लेट्स से इट्स अ नॉन कंडक्टिंग शेल। ये कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग से डिफरेंस क्या आता है ना, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, बट उसको समझने के लिए हमें कंडक्टर पढ़ना होगा, और कंडक्टर इसके बाद वाला टॉपिक है। तो पहले जो है हम जानते हैं कि नॉन कंडक्टिंग शेल के लिए क्या होगा। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द केस? द केस इज कि इस तरीके से आपको एक शेल दे रखा हुआ है, शेल अंदर से खाली होता है, और इसके सरफेस पर चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, एंड द इंफॉर्मेशन गिवन इज Q, R. Q charge is distributed in this shell having R radius. अब हमसे कहा गया है कि इस शेल की वजह से आपको बताना है पोटेंशियल क्या होगा। इस शेल के दो रीजन होंगे, एक रीजन अंदर का, एक रीजन बाहर का। जो अंदर का रीजन होगा, वो अंदर का रीजन मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट रीजन, दैट इज इनसाइड शेल। और अंदर नहीं, पहले बाहर का लिखते हैं, बाहर का लिखने में अच्छा रहेगा। सो पहले लिखते हैं हम लोग आउटसाइड शेल। आउटसाइड शेल का रीजन हम लिखते हैं। आउटसाइड शेल कहने का मतलब क्या है कि आपका जो स्मॉल आर का वैल्यू होगा वो लेस देन कैपिटल आर होगा। आपका जो स्मॉल आर का वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा। स्मॉल आर क्या होता है? स्मॉल आर बताता है वो पॉइंट जिसे पोटेंशियल लिखना है। कैपिटल आर क्या बताता है? इट्स द रेडियस ऑफ द शेल। नाउ आउटसाइड शेल की अपन बात कर रहे हैं, तो लेट मी फर्स्ट मेक माय शेल, एंड we are talking about, let's say, this point, and this point is at a distance small r. इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है। Now how do we do the calculation? Please try to understand. तुम्हें याद होगा कि हमने जो है पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू लिखना सीखा था as माइनस E डॉट dr, ठीक है? इस तरह से हमने लिखा था। फिर हमने उसको लिख दिया था, इसको हमने कैसे लिख दिया था? इसको हमने लिखा था कि E को अगर मैं E अगर मेरे x, y और z कंपोनेंट में है, और dr भी मेरे dx, dy और dz कंपोनेंट में है, तो इंडिविजुअल कंपोनेंट को हमने लिखा था माइनस ex dx माइनस ey dy माइनस ez dz। इस तरीके से कुछ लिख दिया था हमने, राइट? अब जो है यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर एक्स वाई जेड में बात नहीं की जा रही है, यहां पर रेडियल कंपोनेंट में बात की जा रही है। नाउ रेडियल इज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। रेडियल अपने आप में एक ही डायमेंशन है। जैसे आपका एक्स होता है, वाई होता है,
z होता है, 3 डायमेंशन। बट जब आप रेडियल की बात करते हैं तो स्फेरिकल सिस्टम में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में xyz होता है, बट स्फेरिकल सिस्टम में आपका रेडियल एक सिंगल डायमेंशन होता है। तो उस कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं लिख सकता हूं कि अगर मैं बात कर रहा हूं इफ एवरीथिंग इज इन रेडियल फॉर्मेट, अगर मैं सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में डील कर रहा हूं, देन इन दैट केस मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिख सकता हूं, सॉरी इसको यहां लिख देते हैं। अगर मैं सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में डील कर रहा हूं, रेडियल डायरेक्शन यानी कि सिर्फ रेडियस के अलॉन्ग मूवमेंट है, तो उस केस में मैं लिखूंगा dv इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। जैसे ex dx था, e by dy था, ez dz था, वैसे e इंटू डी आर। इसको रब कर देते हैं। ऑल राइट, अब जो है यहां पर लिखना शुरू करो। सो मैंने लिखा therefore आई हैव गॉट dv इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। पोटेंशियल लिखने का एक हमने तरीका पढ़ा था एंड दैट तरीका वाज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड दैट वाज कि आप जो है इंफिनिटी से एक चार्ज को एक गिवन पॉइंट पे ले आओ, इंफिनिटी से गिवन पॉइंट पे ले आओ। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, आई विल अप्लाई द इंटीग्रेशन साइन। आई विल अप्लाई द इंटीग्रेशन साइन। कैसे? फ्रॉम r इक्वल टू इंफिनिटी से गिवन r इक्वल टू इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना, 0, और गिवन r पे पोटेंशियल कितना, r। ये आपने पढ़ रखा हुआ है, ठीक। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने पिछले बार इलेक्ट्रिक फील्ड को डिराइव करके रखा हुआ है ना, तो उसका यूज भी तो करते हैं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं therefore, यहां लिखा मैंने v माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इंफिनिटी से r। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल आउटसाइड द स्फेरिकल शेल इज k q by r square, k q by r square dr। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको दे देगा माइनस के क्यू बाय आर। ये आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगा। ये पोटेंशियल v हो गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर बट डी आर का इंटीग्रेशन, डी आर अपॉन आर स्क्वायर इज माइनस 1 अपॉन आर, वो ध्यान रखना। अब इसमें लिमिट कहां से कहां डालोगे, इंफिनिटी से डालोगे आप आर तक। जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा के क्यू बाय आर, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ spherical shell outside the spherical shell is kq by r, and the point to be noted here is that this looks like point charge। मैंने आपको बताया था ना, शेल को बाहर से देखोगे तो पॉइंट चार्ज दिखता है, जैसे वहां पर kq by r स्क्वायर था, यहां पर kq by r हो गया। प्लीज इसको पॉज करो, इसको नोट कर लो, क्योंकि हम सॉल्व करने जानेंगे इनसाइड वाला केस, ठीक है। सो प्लीज काइंडली डू दैट। आगे बढ़ रहे, ठीक है। आई टेक इनसाइड ऑफ द शेल नाउ। Yes, let's talk about inside of a shell। शेल के अंदर की बात करते हैं। Let's talk about inside of the shell। Inside of the shell का मतलब क्या होगा, स्मॉल r is less than कैपिटल R, इसकी बात की जा रही है। तो यहां पर आप अपना शेल बना लो सबसे पहले। This is the shell that you have got, right? And this is capital R। और हमारा जो पॉइंट है, the point that we are dealing with is let's say this, यानी we are dealing with this point which is R। अब सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हम जो लिखेंगे dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। तो अब हम इंटीग्रेट करेंगे, दैट इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर फ्रॉम इंफिनिटी से r, फ्रॉम इंफिनिटी से r, राइट। बट एक चीज ध्यान रखना, आपको इंफिनिटी से इस पॉइंट पर आना है। तो इंफिनिटी है कहां पर,
ये आपका इंफिनिटी है। तो आप इंफिनिटी से जब चल के आते हैं इस पॉइंट पर, तो एक चीज चेंज होता है, एक बीच में डिफरेंस फील होता है। ये इंफिनिटी से चल के आ रहे, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, देखो सरफेस आया, फिर सरफेस के बाद आप अंदर चले गए। सो दिस रीजन इज द आउटसाइड रीजन एंड दिस रीजन इज द इनसाइड रीजन। तो आपको इस पॉइंट पर, सरफेस पर आपको ब्रेक लेना होगा, यानी कि आपका इंटीग्रेशन यहां पर ब्रेक कर जाएगा। ये इंटीग्रेशन ब्रेक कैसे करेगा समझना, इसको मुझे लिखना होगा, देयरफॉर दिस कैन बी रिटन एज v माइनस 0 एंड यहां पर माइनस इंटीग्रेशन, इंफिनिटी से पहले सरफेस पर आओ और सरफेस पर r की वैल्यू कैपिटल R हो जाएगी, e dr माइनस, अब सरफेस से यानी यहां से स्मॉल r पे जाओ, ये रहा स्मॉल r, तो आपने यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, तो आपका हो गया e dr। इसको समझ लो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज थी, इसे नोट कर लो प्लीज। ओके, अब वैल्यू लिखो। अब यहां पर अगर देखोगे आप, यहां पे अगर आप देखोगे देन दिस इज फॉर द आउटसाइड रीजन, और यहां पर अगर आप देखोगे देन दिस इज फॉर द इनसाइड रीजन। आपको अच्छी तरह पता है, you know it, that electric field inside a spherical shell is zero because shell के अंदर कोई चार्ज ही नहीं होता, गॉस लॉ के हिसाब से चार्ज enclosed equal to zero, so ये टर्म आपका हो जाएगा जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही उसका जीरो हो गया। बट क्या इलेक्ट्रिक फील्ड शेल के बाहर जीरो होता है? The answer is no, the answer is no, so this is going to be minus integration kq by small r square dr इंफिनिटी से लेकर कैपिटल R, तो यहां से आपको V मिल जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल R। ये हो गया आपका पोटेंशियल इनसाइड अ स्फेरिकल शेल। नाउ दिस टर्न्स आउट टू बी कांस्टेंट बिकॉज ये कांस्टेंट हो चुका है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन स्मॉल r, यानी कि आपके स्फेरिकल शेल के अंदर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। तो ऐसे ही मैं यहां पर एक ग्राफ बना देता हूं फाइनली, जो हम प्लॉट करने वाले रहेंगे। तो यहां पर मैं ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं, पोटेंशियल वर्सेस स्मॉल r, और ये पॉइंट है दिस इज r इक्वल टू कैपिटल R, यानी कि ये मेरा इनसाइड रीजन हो जाएगा और ये मेरा जो हो जाएगा वो आउटसाइड रीजन हो जाएगा। तो देखो प्लॉट कैसा होगा, इनसाइड तक कांस्टेंट है सबका सब, इनसाइड तक सबका सब कांस्टेंट है, और उसके बाद वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। इनसाइड तक कांस्टेंट है, उसके बाद नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। कैसे? बिकॉज इनसाइड तक जो वैल्यू है दैट इज के क्यू बाय कैपिटल R विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू, बट यहां पर इट इज के क्यू बाय स्मॉल r दैट इज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी यहां से फॉल करना शुरू कर जाएगा। This is potential of a sphere versus the radial distance small r. What I want you guys to do is to please note this. जिस तरह से हमने पिछले इसके जस्ट पहले we calculated the potential due to a uniformly charged non-conducting spherical shell, यहां पर potential due to a uniformly charged non-conducting spherical volume, volume मतलब solid sphere, अंदर से भरा हुआ है, चार्ज अंदर भरा हुआ है, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो यहां पर कुछ पॉइंट टू बी नोटेड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग वॉल्यूम की बात चल रही है, यानी कि द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वॉल्यूम। यहां पर नॉन कंडक्टिंग की जो उसकी इंपॉर्टेंस है वो बाद में मैं बताऊंगा कंडक्टर्स पढ़ाते वक्त। तो चलिए समझना शुरू करते हैं। V अब इसमें क्या करो, सीधा आउटसाइड और इनसाइड वाला कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। सो लेट्स कैलकुलेट द पोटेंशियल आउटसाइड। आउटसाइड कैलकुलेट करेंगे तो स्मॉल r विल बी ग्रेटर देन कैपिटल R। अब आई एम जस्ट लीविंग ऑल द एफर्ट्स, और मैं चाहता हूं तुम करो इस चीज को। क्यों? क्योंकि तुमको पता है कि बाहर से देखो, अच्छा एकदम कॉमन सेंस बताना, बाहर से अगर एक शेल को देखो या एक सॉलिड स्फीयर को देखो तो दोनों सेम दिखते हैं, क्योंकि शेल और सॉलिड स्फीयर के बीच में डिफरेंस क्या होता है कि शेल और सॉलिड स्फीयर में डिफरेंस ये है कि शेल खोखला होता है, अंदर खाली होता है, सॉलिड स्फीयर भरा होता है। लेकिन अंदर की चीज बाहर से कैसे दिखेगी अपने को? तो बाहर से आप एक शेल खोखला जो है स्फीयर देखो और एक सॉलिड स्फीयर देखो, आपको सेम दिखता है, और दोनों ही कौन सा बिहेवियर शो करते हैं? पॉइंट चार्ज का बिहेवियर।
तो यहां पर इसको भी मैं पॉइंट चार्ज की एनालॉजी लगाने वाला हूं। मैं चाहूंगा कि आप इसको खुद से डेराइव करें जिस तरह से हमने शेल को डेराइव किया था। तो पॉइंट चार्ज की एनालॉजी लगाऊंगा और मैं सीधा सीधा बोलूंगा कि बॉस पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू बाय स्मॉल आर। नो एफर्ट्स, ज्यादा कुछ एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अब मैं सीधा जाऊंगा पोटेंशियल इनसाइड विच इज आर लेस देन कैपिटल आर। अब यहां एफर्ट लगेगी, तो यहां आप इसे बना लो इस तरीके से। ये बना लिया मैंने। अब जो है इनसाइड कहने का मतलब ये है कि किसी इस पॉइंट पर हमने करना है जो कि स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा हुआ है। द कॉन्सेप्ट दैट विल बी यूजिंग दिस कॉल्ड एज dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, और हम इस पे इंटीग्रेशन लगाते हैं फ्रॉम इंफिनिटी टू स्मॉल आर, फ्रॉम इंफिनिटी टू स्मॉल आर। और इस पे यहां सरफेस पर मुझे चीजों को ब्रेक कर देना होगा, यहां सरफेस पर मुझे चीजों को ब्रेक कर देना होगा। हमने किया थोड़ी देर पहले इसे। सो मैं इसे लिखूंगा, दिस विल बी रिटन एज v माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से कैपिटल आर ई डी आर माइनस कैपिटल आर से स्मॉल आर ई डी आर। इस तरह से हमें लिखना होगा। नाउ ये इंफिनिटी से आर ई डी आर, ये क्या होता है, ये कैसे निकाला था बॉस आपने? इसको आपने ऐसे निकाला था ना, ये वाला कैसे निकाला था? dv इज इक्वल टू माइनस ई टी आर फ्रॉम इंफिनिटी से स्मॉल आर, फ्रॉम इंफिनिटी से स्मॉल आर, ये आपने ऐसे करके निकाला था। और ये आउटसाइड रीजन था ना, दिस वाज द आउटसाइड रीजन, और आउटसाइड रीजन के लिए आपने लिख दिया था, है ना। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये भी तो आपका आउटसाइड रीजन है और ये आपका इनसाइड रीजन है। तो आउटसाइड रीजन के लिए तो हमने ऑलरेडी डेरिवेशन कर रखा हुआ है के क्यू बाय आर, बट यहां पर स्मॉल आर की जगह लिखेंगे आप कैपिटल आर। तो ये आपका हो जाएगा के क्यू बाय कैपिटल आर माइनस। अब सारा तामझाम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना, और ये चीज मैंने पढ़ाया भी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फेरिकल वॉल्यूम वाज के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। मैंने लिखाया था के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, where small r is the point, capital R is the radius। तो उसको यहां पर ले आओ, इंटीग्रेशन कैपिटल R से स्मॉल r के क्यू बाय आर क्यूब स्मॉल r dr। अब इसको सॉल्व करना शुरू करो। के क्यू बाय कैपिटल R माइनस के क्यू बाय आर क्यूब, कॉन्स्टेंट है ना ये, इसको बाहर निकालो। तो आपका बचा इंटीग्रेशन r से स्मॉल r r इंटू डी आर। सो इसको सॉल्व करना शुरू करो। व्हाट डू यू एंड अप गेटिंग? यू एंड अप गेटिंग के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय आर क्यूब, एंड इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम स्मॉल आर टू कैपिटल आर टू स्मॉल आर। तो इसको सॉल्व करो, यू गेट के क्यू बाय कैपिटल आर माइनस के क्यू बाय आर क्यूब 2r क्यूब, और यहां से आपको मिल जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहां से मिलेगा आपको के क्यू बाय आर, इसको दोनों को सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। सो दिस विल बी प्लस के क्यू बाय 2r माइनस के क्यू आर स्क्वायर बाय 2r क्यूब। ये कुछ इस तरीके से मुझे निकल कर आया। इन दोनों को कंबाइन कर दूं, यू गेट 3kq बाय 2r माइनस के क्यू स्मॉल आर स्क्वायर बाय 2r क्यूब। अब इसमें से आप लिखो 3kq बाय 2r को कॉमन निकालो, या फिर 3 मत निकालो, kq बाय 2r क्यूब कॉमन निकालो। kq बाय 2r कॉमन निकाला, kq बाय 2r कॉमन निकाला, तो अपने पास बचा 3 माइनस आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। यस, ये बन गया मेरा पोटेंशियल इनसाइड का फॉर्मूला। प्लीज रिमेंबर दिस, ये मेरा इनसाइड का फॉर्मूला बन गया, राइट। सो अब जो है इसे याद कर लो, के क्यू बाई 2r 3 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, एंड प्लीज नोट दिस डाउन। चेक करना है सही है कि नहीं है। देखो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर लिखोगे तो कहां पर आ जाओगे? सरफेस पर आ जाओगे। तो यहां पर सरफेस पर अगर आ जाओगे तो सरफेस पे आपने ऑलरेडी निकाल रखा हुआ है ना, सरफेस पे इट इज गोइंग टू बी के क्यू बाय कैपिटल आर। स्मॉल आर इक्वल टू कहते हैं के क्यू बाय कैपिटल आपका सरफेस पे होना चाहिए, तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर लिखो तो आपको यहां से पता चल जाएगा। इनफैक्ट हो सकता है मैं ऑलरेडी बोल रहा हूं तो तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है,
सो व्हाट यू डू इज पॉज दिस वीडियो, कॉपी करो, ठीक है। मैं इतना रब कर रहा हूं सिर्फ, ये आसान वाला पार्ट रब कर रहा हूं, और हाथों हाथ में यहां पर ग्राफ भी बनाकर दिखा दूंगा आपको। देखना, द फॉर्मूला इज समथिंग लाइक दिस। पहले ग्राफ ही बना देता हूं। तो आई एम प्लॉटिंग v वर्सेस स्मॉल r। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इतना जो है इनसाइड वाला रीजन है और इतना जो है आपका आउटसाइड वाला रीजन है। अब जो इनसाइड वाला रीजन है वहां पर फॉर्मूला है आपका 3, और द फॉर्मूला इनसाइड रीजन में है इट इज kq बाय 2r 3 माइनस स्मॉल r स्क्वायर बाय कैपिटल R स्क्वायर, इनसाइड रीजन। आउटसाइड रीजन का फॉर्मूला है kq बाय स्मॉल r। सी यहां पर अगर आप देखोगे देन दिस इज बेसिकली द बाउंड्री ना, द बाउंड्री सरफेस, और सरफेस जो है वो दोनों के लिए कॉमन है, और सरफेस इज इक्वल टू r इक्वल टू कैपिटल R। तो ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए और ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ये तरीका होता है फॉर्मूला चेक करने का। r इक्वल टू कैपिटल R लिखो, यहां से पता चलेगा इट इज kq बाय r। r इक्वल टू कैपिटल R लिखो, इट इज kq बाय r, यानी हमारी डेरिवेशन सही है। चलो कर्व प्लॉट करते हैं। अब इसका कर्व कैसे प्लॉट करेंगे? नाउ यहां पर आपने इस पॉइंट के लिए प्लॉट किया तो आपको पता चला दैट इट टर्न्स आउट टू बी k q बाय r, और r इक्वल टू 0 लिखो तो यहां पर आ जाएगा r इक्वल टू 0, यानी सेंटर पर ना, सेंटर पे पोटेंशियल कितना निकल कर आ रहा है, सेंटर पे पोटेंशियल कितना निकल कर, r इक्वल टू 0 लिखो, सेंटर पे पोटेंशियल निकल कर आ रहा है 3kq बाय 2r। ये मेरा सेंटर पे पोटेंशियल निकल कर आ गया, r इक्वल टू 0 लिखा मैंने, राइट। और इंफिनिटी पे वो इस तरह चला जाएगा, देन द कर्व विल लुक लाइक दिस। ये ऐसे कर्व यहां तक होगा और ये कर्व ऐसे यहां पर होगा। ये रखना, इसका कॉन्केविटी डाउनवर्ड की तरफ है और इसकी कॉन्केविटी अपवर्ड की तरफ है। थोड़ा और बेहतर तरीके से समझा देता हूं। अब ये कैसे आया कैसे नहीं आया मैथ के टीचर बताएंगे, या फिर थोड़ा सा कैलकुलस लगाना। इसकी कॉन्केविटी डाउनवर्ड की तरफ है, इसकी कॉन्केविटी अपवर्ड की तरफ है, और ये जाएगा इस तरह से इंफिनिटी पर। इसका फॉर्मूला चलेगा आपका 3kq बाय, दिस इज गोइंग टू बी दिस फॉर्मूला यहां पर, और इसको ड्राइव करने के लिए दिस फॉर्मूला, राइट। सो आपको फॉर्मूला याद रखना है, एंड यू शुड नो द वैल्यू ऑन द सरफेस एज वेल। सरफेस पे kq बाय r, सेंटर पे 3kq बाय 2r, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन। चलिए, पोटेंशियल के बारे में हमने काफी चीजें ऑलरेडी पढ़ ली है, तो अभी कुछ सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। दिस इज एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ये लाइन चार्ज है, मैंने इसको सिलेंडर के फॉर्मेट में ऐसे दिखा रखा हुआ है, पॉजिटिवली चार्ज है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ऊपर नीचे डॉटेड का मतलब वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। इनफाइनाइट लाइन चार्ज है और उसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखा हुआ है। ये दो पॉइंट दिया है मुझे, पॉइंट 2 और पॉइंट 1, और पॉइंट 1 इसके एक्सिस से r1 डिस्टेंस पर है, पॉइंट 2 इसके एक्सिस से r2 डिस्टेंस पर है। आपको बताना है चेंज इन पोटेंशियल ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, ये सवाल सॉल्व करो, और ये सवाल सॉल्व करने के बाद ये अपने आप में एक फॉर्मूला भी बन जाता है। बहुत पॉपुलर फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अगर याद रखोगे तो शायद कोई क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। सो पॉज द वीडियो, solve the question. Change in potential difference between point 1 and 2 due to an infinitely long line charge having a charge density lambda. The points are r1 and r2 distance apart. नोट कर लो, सॉल्व करो इसको। ओके, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने इसको सॉल्व कर लिया है। लेट अस राइट डाउन, वी नो, एंड दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल फॉर्मूला टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इज दैट dv is equal to minus E dot dr, and you can also write it to be E dr, आप बोल सकते हैं इसको, which will open as minus E dr and that is equal to dv। अगर आप लिखेंगे इसको माइनस E की वैल्यू कितनी होने वाली है, कितना होता है किसी भी लाइन चार्ज के लिए, अगर आप लिखेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होती है। लाइन चार्ज के लिए आपको फॉर्मूला याद होगा, इफ दिस इज अ लाइन चार्ज, पॉजिटिवली लाइन चार्ज, तो मैंने बताया था एट अ डिस्टेंस x, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज 2k लैम्डा बाय x, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहां पर हो जाएगा 2k लैम्डा बाय r। ये r क्या है, दिस r इज एनी जनरल पोजीशन, और यू कैन से डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इनटू dr, और आप इसको इंटीग्रेट करना शुरू कर दीजिए। आपने इसको एलिमेंटल फॉर्मेट में लिख दिया है। वंस यू हैव रिटन दिस इन एलिमेंटल फॉर्मेट, यू कैन नाउ इंटीग्रेट दिस। एंड हाउ डू यू इंटीग्रेट दिस?
इंटीग्रेट करो इसको, लिखो R इक्वल टू R1 पे पोटेंशियल लिख दो V1, R इक्वल टू R2 पे लिख दो पोटेंशियल V2। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा दैट V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 2 के लैम्डा बाहर निकालो, -2 के लैम्डा हमने बाहर निकाला, और हमारा इंटीग्रेशन है R1 से R2 dr अपॉन R। तो दिस इज -2 के लैम्डा dr अपॉन R का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln ऑफ R, लिमिट लग जाएगी उसमें R1 से R2, एंड दिस इज गोइंग टू बी डेल्टा V। देयरफॉर डेल्टा V चेंज इन पोटेंशियल आपका हो जाएगा 2 के लैम्डा ln ऑफ R1 अपॉन R2। इस तरह की वैल्यू आपकी निकल कर आएगी। आप जितना दूर जा रहे हैं ना, 2 से अगर आप 1 पर आ रहे हैं तो आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के आप ऑपोजिट ट्रैवल कर रहे हैं, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका जो पोटेंशियल का वैल्यू है वो चीज यहां पर जो है बढ़नी चाहिए। मैं एक बार देख लेता हूं, आई थिंक हैव वी डन दिस करेक्टली। ये माइनस साइन का थोड़ा सा गुफ अप हो सकता है बिकॉज ये अक्सर हो जाता है। इफ यू सी हियर इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट है और आपका dr एलिमेंट भी टुवर्ड्स राइट है, परफेक्टली फाइन। तो E डॉट dr को आपने जो है डायरेक्टली ओपन कर दिया, विच इज दिस 2 के लैम्डा ln ऑफ R2 अपॉन, सॉरी दिस इज R1 अपॉन R2 ना, R2 अपॉन R1, so this is R1 अपॉन R2, राइट? बट वो सब तो ठीक है, हमने यहाँ पर गड़बड़ तो नहीं कर दी कुछ। ln ऑफ R V2 माइनस V1, हाँ सही तो किया है, बिल्कुल 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 सही किया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू आपकी नेगेटिव निकल कर आ रही है बिकॉज आपका R1 इज लेस देन R2, तो इसका मतलब ln ऑफ R1 बाय R2 नेगेटिव आ रहा है, और आपका डेल्टा भी यहां से जो है वो नेगेटिव निकल कर आ रहा है। नेगेटिव का मतलब पोटेंशियल हैज डिक्रीज्ड। आप कहां से कहां ट्रैवल किए? आपने 1 से 2 ट्रैवल किया है ना, तो 1 से 2 ट्रैवल करोगे तो 1 से 2 का मतलब क्या है? यहां पर आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो 1 से 2 ट्रैवल करना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ट्रैवल करना, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ट्रैवल करोगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, यानी कि द आंसर दैट वी हैव गॉट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। द माइनर कंफ्यूजन दैट आई हैड गॉट सॉर्टेड, वो अननेसेसरली दिमाग में आ गया था, ठीक है? इसको भी आप नोट कर लो, एंड नाउ विल सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। मैं सेकंड क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, प्लीज नोट दिस। यस, इन दिस क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि हमें एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल वॉल्यूम दे रखा है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल वॉल्यूम, ठीक है, और इसके बारे में बोल रखा है Q, R, और यहां पर भी हमें बोल रखा हुआ है कि ये भी आपका Q, R है, सब कुछ वही रहेगा बट ये शेल है। इन्होंने बोला है कि बताओ व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कि बाहर से आपने कितना काम किया होगा, क्या क्या काम किया है? टू मूव अ चार्ज स्मॉल q, एक स्मॉल q चार्ज है जिसे आपको शेल के सेंटर से वॉल्यूम के सेंटर पे लाना है। सो टू मूव अ चार्ज फ्रॉम सेंटर ऑफ शेल टू सेंटर ऑफ स्फेरिकल वॉल्यूम, स्फेरिकल वॉल्यूम के सेंटर तक आप कैसे लेकर आ पाओगे? तो उसमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, ये हमारा सवाल है। नाउ पॉज द वीडियो, सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, देन कम बैक। ठीक है, आइए कैसे सॉल्व करेंगे। हमने एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट यहां पर पढ़ रखा है which says that change in potential energy in taking a charge from A to B is equal to work done by an external agent in taking the charge from A to B is equal to negative of the work done by electric field in taking the charge from A to B. हम कहां से कहां गए? Let's say this is point A and this is point B. तो आपने A से B लेकर चले गए। सो मुझे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना है, मतलब मुझे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम A to B इज इक्वल टू जो चार्ज को ले जा रहे हो मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन पोटेंशियल इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम A to B, which is Q
फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, राइट। अब फाइनल पोटेंशियल क्या होगा, देखो पोटेंशियल एट पॉइंट बी पे कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा। द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू कैन मेक इज, तुम सीधा बोल दोगे सर पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज बिकॉज ऑफ द स्फेरिकल वॉल्यूम, ठीक है, परफेक्टली फाइन, बट शेल कैसे भूल गए, पॉइंट बी स्फेरिकल वॉल्यूम का सेंटर है, बट शेल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है, यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू द स्फेरिकल वॉल्यूम प्लस द पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू शेल, है ना, क्योंकि पॉइंट बी देखो, पॉइंट बी स्फेरिकल वॉल्यूम के अंदर है, लिखा उसकी वजह से, नो इश्यूज। लेकिन पॉइंट बी अगर देखा जाए तो मेरे शेल के बाहर भी है, और पोटेंशियल तो स्केलर होता है, स्केलर को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, बट साइन का ध्यान रखना होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव वो डिपेंड करेगा चार्ज के ऊपर। यहां तो चार्जेस पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई, यहां पर मैंने लिख दिया। अब पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू द स्फेरिकल वॉल्यूम, स्फेरिकल वॉल्यूम के अंदर है तो वो हो जाएगा आपका 3k/2r प्लस शेल के वजह से क्या होगा, शेल के लिए बाहर है k/q/r, और स्मॉल r कितना हो जाएगा √3r, so this is going to root नहीं, it's going to be 3r. this is the potential at point B जो मैंने लिखा है। अब जो है मैं इसको इस पार्ट को रब कर दे रहा हूं, अब मैंने लिखना है पोटेंशियल एट पॉइंट A, पोटेंशियल एट पॉइंट A कितना आएगा, now potential at point A will be potential at point A due to shell plus potential at point A due to sphere का वॉल्यूम। अगर आप शेल की वजह से देखोगे तो पॉइंट ए अंदर है, शेल के सेंटर पे लिख दिया आपने इसको KQ/R, परफेक्टली फाइन, नो इश्यूज। लेकिन पॉइंट ए मेरे इस स्फेरिकल वॉल्यूम के बाहर है तो उसके वजह से भी तो बॉस लिखो KQ/ कितना हो जाएगा 3R, सो इट्स गोइंग टू बी 3R, ये आपने लिख दिया। अब जो है अगर आप चेंज इन पोटेंशियल लिखेंगे इन ट्रैवलिंग फ्रॉम A to B which is going to be VB minus VA, तो उसको अगर आप लिखेंगे तो आपका KQ/3R कट जा रहा है, एंड VB minus VA लिख रहे हैं तो आपको निकल कर आ रहा है KQ/2R। तो आपका यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा जो हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, दैट इज गोइंग टू बी चेंज इन पोटेंशियल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in taking the charge from A to B is equal change in potential in taking charge from A to B is equal to Q multiplied by this value, that is KQQ/2R, that is the answer. Now you might wonder कि सर आपने इसको क्यों लिखा, क्योंकि ये तो कट जा रहा है, परफेक्टली फाइन है, जब चेंज इन पोटेंशियल लिखते हो तब कटता है ना बॉस, लेकिन इंडिविजुअली लिखने में तो मेंशन करना पड़ेगा वरना कंसेप्चुअली गलत हो जाओगे, तो इंडिविजुअली लिखने में ध्यान रखना, स्फेरिकल वॉल्यूम के वजह से, शेल के वजह से, शेल के वजह से, स्फेरिकल वॉल्यूम की वजह से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज इसको नोट डाउन करो और जो है समझने की कोशिश करो कि पोटेंशियल में सबका कंट्रीब्यूशन लेकर हमने ऐड किया। साइन का कैसे ध्यान रखेंगे, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, राइट। काइंडली इसको नोट कर लो। सो इस सवाल में एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है, this question is a combination of work per energy and electrostatics. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से समझने के लिए वर्क पर एनर्जी आना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आप वर्क पर एनर्जी को प्लीज अच्छे से रिवाइज करो, है ना, उसके फंडामेंटल्स जानो, वर्क एनर्जी थ्योरम एंड देन यू हैव गॉट एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट एंड सो ऑन। क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है कि ये आपका एक रिंग है, ये रिंग का चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, हर यूनिट लेंथ पे लैम्डा चार्ज है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेडियस उसका कैपिटल आर है और रिंग पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और ये जो है रिंग का एक्सिस है। रिंग कैसे है, ये आपका रिंग का प्लेन है, ऐसे ऐसे आपकी रिंग है और ये इसका सेंटर है और ये इसका एक्सिस है, ये हमें दे रखा हुआ है। अब इसके एक्सिस पर √3r डिस्टेंस यानी पॉइंट P पर एक छोटा चार्ज लिया गया, वो छोटा चार्ज का मास है स्मॉल m एंड द चार्ज इज स्मॉल q, अगेन दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। क्वेश्चन कहता है कि बताओ कि किस मिनिमम स्पीड से इस चार्ज को यहां पर इस तरह से, किस मिनिमम स्पीड से इस चार्ज को यहां पर प्रोजेक्ट किया जाए ताकि ये चार्ज कभी दोबारा पॉइंट P पर लौट के ना आए। किस मिनिमम स्पीड से इस चार्ज को
इस रिंग की तरफ प्रोजेक्ट किया जाए along the axis towards the center such that this charge is never able to return to point P. Now the question is कि return होगा कि नहीं होगा. So now what I want is pause the video, solve it yourself, then come back. Please do that. Get back. Now the biggest question that you might have is कि ये रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा, चेक करके देखते हैं. अच्छा, अगर आप ये चार्ज देखो तो ये चार्ज जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे फोर्स यहां पर लगा, रिपल्सिव फोर्स, यानी कि आपका जो रिंग है इस चार्ज को रिपेल करेगा, यानी कि अगर आपने चार्ज को थ्रो किया तो फोर्स यहां लग रहा है, फोर्स यहां लग रहा है तो वो चार्ज को वहां धक्का मारेगा. तो हो सकता है ना कि चार्ज जो है आपने ऐसे थ्रो किया, फोर्स इधर लग रहा है, तो चार्ज डिसेलरेट होकर के एक वेलोसिटी जीरो अचीव कर लेगा और जीरो अचीव करने के बाद अपने पाथ को वापस रिट्रेस करके पी पॉइंट पे चला जाएगा. दिस इज एज गुड एज कि मैंने एक पार्टिकल को ऊपर फेंका, मैंने ऊपर फेंका, ग्रेविटी नीचे लग रही थी, मैक्स हाइट पे गया, रुका, फिर वापस आ गया, इसने यहां थ्रो किया, फोर्स यहां लग रहा है, गया, रुका, फिर वापस आ गया. इसीलिए कह रहा है कि ऐसी कंडीशन बताओ ताकि ये कभी रिटर्न ही ना हो. तो ये कंडीशन कौन सी होगी जिस कंडीशन में कभी रिटर्न ही ना हो, तो आपको ये कंडीशन बतानी है. राइट नाउ अब जो है ऐसा कब होगा कि रिटर्न ना हो, एक बार इसकी फील्ड देखना. अगर आप देखोगे तो ये आपका सेंटर पॉइंट है किसका, रिंग का. यहां पर फील्ड ऐसे है, यहां पर फील्ड ऐसे है, यहां पर फील्ड ऐसे है, यहां पर आपकी फील्ड जो है, यहां पर आपकी फील्ड जीरो है, यहां पर फील्ड ऐसे है, यहां पर फील्ड ऐसे है. यानी कि अगर मेरा चार्ज यहां पर है तो उस पे फोर्स यहां लगता है, यहां पर है तो उस पे फोर्स यहां लगता है, यहां पर है तो उस पे फोर्स यहां लगता है. यानी कि इस रीजन में मैं इसको ऐसे प्रोजेक्ट करूंगा तो इस पे फोर्स ऐसे लगेगा तो ये डिसेलरेट होगा, तो उसके वापस जाने के चांसेस हैं. लेकिन अगर मैं अपने चार्ज को यहां पहुंचा दूं या फिर मैं अपने चार्ज को जस्ट इस पॉइंट के यहां पहुंचा दूं, लेट्स से मैंने चार्ज को अगर इस पॉइंट के यहां पहुंचा दिया तो अब मेरे चार्ज पे राइट में ना फोर्स लग करके लेफ्ट में फोर्स लगना शुरू हो जाएगा और मेरा चार्ज ट्रैवल भी लेफ्ट में कर रहा है, उस पे फोर्स भी लेफ्ट में लग रहा है, तो अब वो चला जाएगा, वो कभी वापस नहीं आएगा. यही कंडीशन है. तो हमें क्वेश्चन में क्या करना है कि कितना मिनिमम स्पीड दो यहां पर ताकि वो जस्ट यहां पहुंच जाए सेंटर पे, क्योंकि सेंटर की दूसरी तरफ चला गया तो कभी वापस नहीं आएगा. ये था हमारा ओवरऑल क्वेश्चन. तो अब समझना शुरू करते हैं. इसको मैंने पॉइंट पी बोला, इसको मैंने पॉइंट ए बोला. सी स्पीड का मामला है, दो अलग अलग पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट मतलब अलग अलग पोटेंशियल, अलग अलग पोटेंशियल मतलब अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी. तो स्पीड का मामला है, पोटेंशियल एनर्जी का मामला है. स्पीड मतलब काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी की बात चल रही है, यानी यहां पर या तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा या तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा. नाउ वी आर डीलिंग विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है, तो मैं लगाऊंगा एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम. सो हमने लगाया यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम लगा दिया. और एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम के हिसाब से अगर मैं जाऊं, देन आई एम गोइंग टू राइट द पोटेंशियल एनर्जी एट P प्लस द काइनेटिक एनर्जी एट P इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट A प्लस काइनेटिक एनर्जी एट A. अब पोटेंशियल एनर्जी एट P क्या होगा? सी किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे P पॉइंट पे ना पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P लिखना है ना, तो मुझे क्या लिखना होगा कि उस पॉइंट पे कौन सा चार्ज रखा है, उस चार्ज को लिखो और उस पॉइंट की पोटेंशियल लिखो. उस पॉइंट पे कौन सा चार्ज रखा है उस चार्ज को लिखो और उस पॉइंट की पोटेंशियल लिखो. इसमें ध्यान देना, ये चार्ज मैंने एक्सटर्नली रखा, एक्सटर्नली केप्ट, और ये पोटेंशियल इज क्रिएटेड बाय ये पोटेंशियल किसने क्रिएट किया, इस चीज को आपको समझने की जरूरत है. दिस पर्टिकुलर पोटेंशियल इज क्रिएटेड बाय द रिंग. ये आपके रिंग ने पोटेंशियल क्रिएट किया है. सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट. उस चीज का आपको ध्यान रखना जरूरी है. राइट अब जो है यहां पर पोटेंशियल क्रिएटेड बाय द रिंग. अब P पॉइंट पर आपका चार्ज आपने Q रख दिया और पोटेंशियल क्या होगा. रिंग के केस में याद करने की कोशिश करो कि रिंग के केस में पोटेंशियल की वैल्यू क्या हुआ करती थी. इट यूज्ड टू बी KQ बाय स्मॉल r और KQ बाय x² प्लस r². सो यहां पर आपका हो जाएगा
K Q इसका आप चार्ज मान लो, इसका कैपिटल Q चार्ज मानो, सो KQ बाय अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस दिस, यानी कि R स्क्वायर प्लस √3 R का स्क्वायर, ये हो गया आपका पोटेंशियल इसका, जो मैंने ब्लू से लिखा, प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, हाफ स्मॉल m v मिनिमम का स्क्वायर, क्योंकि मिनिमम वेलोसिटी थी ना, मिनिमम वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी दे दोगे तो उसको पार कर जाएगा, अपने को पार नहीं कराना, उस पॉइंट पे पहुंचाना है इसको, राइट। तो अब यहां पोटेंशियल एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या होगा, चार्ज लिख दो, चार्ज लिख दो आप यहां पर, स्मॉल q चार्ज लिखो, स्मॉल q चार्ज लिखा तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी एट ए कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज स्मॉल q चार्ज वहां पर पहुंचा एंड पोटेंशियल एट ए क्रिएटेड बाय रिंग, जो रिंग ने क्रिएट किया होगा, और रिंग ने पोटेंशियल क्रिएट किया होगा, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, दैट इज गोइंग टू बी KQ बाय R, प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए, बस वहां पहुंचा दो, ए तक पहुंचा दो, ज्यादा जरूरत नहीं है, बस पहुंचा दो, बाकी हो गया, क्योंकि जरा भी एक्स्ट्रा रखोगे तो राइट में लेफ्ट में निकल जाएगा, हाँ V मिनिमम दोगे तो पहुंचेगा, V मिनिमम से ज्यादा दोगे तो लेफ्ट में एग्जिट भी कर जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपने लिख दिया हाफ m V min का स्क्वायर इज इक्वल टू KQ बाय R, यहां से मैंने कॉमन निकाला, यहां से 1 बचा, माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इट्स गोइंग टू बी 3 प्लस 1 4 का रूट हाफ, तो 1 माइनस हाफ, तो ये बन जाएगा हमारा फिर से हाफ, राइट। अब जो है आपने हाफ इसको कट कर दिया, यू हैव V min इज इक्वल टू K स्मॉल q अपॉन R, कैपिटल Q को लिखो, चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ विच इज 2 पाई कैपिटल R अपॉन मास m का अंडर रूट, सो मुझे यहां से मिन वेलोसिटी मिल जाएगी, दैट इज लैम्डा K, और आई विल राइट इट एज 2 पाई इंटू लैम्डा KQ, R कट जा रहा है, अपॉन m का अंडर रूट। इज दैट द आंसर, लेट अस चेक, yes that is the absolute answer, please note it down, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आज के केस में हमने पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बहुत ही डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट को जाना, समझा और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की। अब आपको जो असाइनमेंट्स दिया जाएगा उन असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस आप अपनी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करिए। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक होलिस्टिक चैप्टर है, ऐसा फील हो रहा होगा आपको कि असाइनमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे, डू नॉट वरी, जिस दिन चैप्टर खत्म होगा ना तो सब क्वेश्चन होना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जनरली मिक्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, सो हैव पेशेंस, लेट द चैप्टर गेट ओवर। यहां पर हमने 80% ऑफ द चैप्टर खत्म कर दिया, अब से 20% बाकी है, वो 20% चैप्टर क्या है, अगले सेशन में मैं आपको कंडक्टर पढ़ाऊंगा, एनर्जी डेंसिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा जो मैं आज नहीं कवर कर पा रहा बिकॉज ऑफ टाइम का कंस्ट्रेंट है, और अगले सेशन में एनर्जी डेंसिटी पढ़ाऊंगा, कंडक्टर पढ़ाऊंगा, और टाइम ने परमिट किया तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाऊंगा, और उसी तरह से हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअली फंडामेंटली स्कोर के हिसाब से चैप्टर जो है हम सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। And please do me a favor, if you think that the sessions are going well, तुम्हें समझ में आ रहा है, तुमको मजा आ रहा है, then ज्यादा एफर्ट नहीं लगता, वो YouTube में लाइक करो, अच्छा लगता है ना जब वहां थम्स अप आते हैं, तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को भेजो, लेट देम आल्सो लर्न। लॉकडाउन में अगर किसी का बेनिफिट हो रहा है तुम्हारे जरिए, देन दैट इज समथिंग रियली ग्रेट, राइट। सो अगर तुम्हें मजा आ रहा है, देन लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट इफ यू हैव गॉट एनी फीडबैक, and share the video with your friends who are preparing for JEE and NEET examination, ठीक है, ये करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, बाय अगेन।